हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं इंजीनियर सोनू कुमार आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सतत आवेश वितरण और एक समान रूप से आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में हम लोग अध्ययन करने वाले हैं रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है और आयतन आवेश घनत्व क्या होता है। तो सतत आवेश वितरण में हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे रेखीय आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व, ओके, इसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर चार्ज डेंसिटी। लीनियर चार्ज डेंसिटी। रेखीय आवेश घनत्व को समझने के लिए हम यहाँ पर एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए एक छड़ है, ठीक है, यह एक छड़ है और इस छड़ पर Q कूलाम आवेश प्लस Q कूलाम आवेश यूनिफॉर्म रूप से एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है। इस पर एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है और इस छड़ की लंबाई कितनी है, L है। तो रेखीय आवेश घनत्व क्या होता है, देखिए इस छड़ की कुल लंबाई में कुल कितना आवेश है, Q। तो इस छड़ की एकांक लंबाई में जो आवेश उपस्थित होगा उसी आवेश को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, देखिए रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग परिभाषित कर सकते हैं एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। इसे सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं, इसे लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, हम लोग इस तरह से परिभाषित कर सकते हैं किसी छड़ की एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश को हम लोग रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। रेखीय आवेश घनत्व को हम लोग लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा बराबर हो जाएगा एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश। अगर L लंबाई में टोटल Q आवेश उपस्थित है तो एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित होगा, Q/L। एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश कितना हो जाएगा, Q/L। यहाँ पे देखिए लैम्डा बराबर हो जाएगा Q/L। ठीक है, जहाँ लैम्डा क्या है, रेखीय आवेश घनत्व है। अगर हम इसके बारे में कुछ पॉइंट्स की बात करें तो देखिए यह एक अदिश राशि है, रेखीय आवेश घनत्व एक अदिश राशि है। ठीक है, और इसका SI मात्रक क्या है, देखिए आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो इसका SI मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर। ठीक है, ये हो गया रेखीय आवेश घनत्व। नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है। एक मिनट रुकिए, मैं इसे मिटा दूं। ओके, देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व क्या होता है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी। ओके, देखिए सरफेस चार्ज डेंसिटी। मान लीजिए यह एक क्षेत्रफल है जिसका मान कितना है, कैपिटल A है। यह इस पृष्ठ, यहाँ पर एक पृष्ठ लिया गया है और इस पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, कैपिटल A है। ठीक है, अगर इस पूरे क्षेत्रफल में Q आवेश को प्लस Q आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया जाए, एक समान रूप से, तो इसके एकांक क्षेत्रफल में जो आवेश उपस्थित होगा उसी को हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहेंगे। ठीक है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को ही हम लोग पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। देखिए एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश को
पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं और इसे हम लोग सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं। किससे प्रदर्शित करते हैं? सिग्मा से। और अगर हम बात करेंगे इसके सूत्र की तो सिग्मा बराबर क्या होगा? एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश ही क्या होगा? सिग्मा होगा। तो देखिए यहाँ पर पूरे ए क्षेत्रफल में कुल कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो एकांक क्षेत्रफल में कितना आवेश होगा? तो एकांक क्षेत्रफल में आवेश हो जाएगा क्यू बाई ए। तो यहाँ पर हो जाएगा पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा बराबर हो जाएगा क्यू बाई ए। देखिए पृष्ठीय आवेश घनत्व भी एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक होगा, आवेश का मात्रक यहाँ से कूलाम और क्षेत्रफल का मात्रक हो जाएगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ओके, अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे आयतन आवेश घनत्व। तीसरा प्रकार है आयतन आवेश घनत्व। आयतन आवेश घनत्व वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम लोग वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ठीक है, तो देखिए मान लीजिए यहाँ पर एक आयतन ले लिया गया है। यहाँ पर मैं एक आयतन बना दे रहा हूँ, क्यूब बना दे रहा हूँ घन, और इस घन के पूरे आयतन में हम लोग प्लस कैपिटल क्यू आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दे रहे हैं। प्लस कैपिटल क्यू आवेश को इसके पूरे आयतन में, ठीक है, पूरे आयतन में एक समान रूप से क्या कर दिया गया है? वितरित कर दिया गया है क्यू कूलाम आवेश को। अगर इस घन का कुल आयतन भी हो, इसके पूरे आयतन यानी कि भी आयतन में कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो एकांक आयतन में जो आवेश होगा उसी को हम लोग आयतन आवेश घनत्व बोलेंगे। ठीक है, तो देखिए एकांक आयतन में उपस्थित आवेश को आयतन आवेश घनत्व कहते हैं। आयतन आवेश घनत्व कहते हैं और इसको हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। आयतन आवेश घनत्व को किससे प्रदर्शित किया जाता है? रो से। ठीक है, तो रो बराबर हो जाएगा एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। ओके, तो देखिए यहाँ पर भी आयतन में कितना आवेश है? क्यू आवेश है। तो एकांक आयतन में कितना आवेश हो जाएगा? क्यू बाई भी, और इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? आयतन आवेश घनत्व। देखिए आयतन आवेश घनत्व भी एक अदिश राशि है और इसका एसआई मात्रक क्या होगा? तो देखिए यहाँ पे इस सूत्र से आवेश का मात्रक क्या होगा? कूलाम, और आयतन का मात्रक क्या होता है? मीटर क्यूब, घन मीटर। तो यहाँ पे आयतन आवेश घनत्व का जो मात्रक होगा वह कूलाम प्रति घन मीटर हो जाएगा। ओके, क्लियर है? तो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने पढ़ा है सतत आवेश वितरण। सतत आवेश वितरण में हम लोग तीन चीज़ें पढ़े हैं: रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। रेखीय आवेश घनत्व को लैम्डा से प्रदर्शित करते हैं, पृष्ठीय आवेश घनत्व को सिग्मा से, और आयतन आवेश घनत्व को हम लोग रो से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे एक समान रूप से आवेशित सीधे लंबे छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चूंकि हम लोग बिंदु आवेश के कारण पिछले वाले वीडियोज में बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र हम लोगों ने पढ़ लिया है, तो उसी के आधार पर हम लोग एक समान रूप से आवेशित लंबे सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अध्ययन करेंगे। ठीक है, एक मिनट वीडियो पॉज करके मैं मिटा दे रहा हूँ, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे। ओके, अब देखिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं एक समान रूप से आवेशित सीधे छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। पिछले वाले वीडियो में हम लोगों ने अध्ययन किया था बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, लेकिन यहाँ पर एक बिंदु आवेश नहीं होगा, एक सीधा छड़ होगा एक समान रूप से आवेशित, उसके कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोगों को ज्ञात करनी है। ठीक है, जैसे एक लैला के कारण तो हम तो जानते हैं, एक लैला मान लीजिए यहाँ पर एक लैला है, लैला मतलब क्या? धन आवेश। ठीक है, यहाँ पर एक लैला है, इस लैला के कारण आर दूरी पर इस पॉइंट P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितना हो आया था? स्मॉल के क्यू बाई
आर स्क्वायर, जहाँ क्यू क्या है, इस लैला पर उपस्थित आवेश है। ओके, भूल गए कि याद है भाई? याद होगा। ओके, लेकिन यहाँ पर हम लोग बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता नहीं याद करेंगे, एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर एक छड़ है, और इस छड़ पर आवेश को एक समान रूप से वितरित कर दिया गया है ऐसे। ओके, इस छड़ पर एक पॉइंट O है और O से R दूरी पर, इस छड़ के लंबवत R दूरी पर एक पॉइंट P है, जहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो अगर ये बिंदु आवेश होता तो हम लोग उस फार्मूले से, इस वाले फार्मूले से हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस पर ज्ञात कर सकते थे। लेकिन यहाँ पर तो एक लंबाई है, पूरी लंबाई में आवेश वितरित है और इसके कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो देखिए यहाँ पे हम लोग मान लेते हैं इस छड़ की लंबाई, कुल लंबाई कितनी है, स्मॉल l है। ठीक है, इस छड़ की पूरी लंबाई कितनी है, स्मॉल l, और इस छड़ का जो रेखीय आवेश घनत्व है वो कितना है, लैम्डा है। इस छड़ का रेखीय आवेश घनत्व कितना है, लैम्डा। मतलब एकांक लंबाई में, इस छड़ की एकांक लंबाई में कितना आवेश उपस्थित है, लैम्डा आवेश उपस्थित है। तो देखिए हम मान लीजिए यहाँ पर जो लोअर सिरा है, निचला सिरा है वो पॉइंट A है और ऊपरी सिरा क्या है, पॉइंट B है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर एक छोटा सा लंबाई लेते हैं, लघु अवयव, इस छड़ का एक लघु अवयव लेते हैं। इस लघु अवयव को हम लोग बिंदु आवेश मान सकते हैं। इस लघु अवयव की बिंदु O से दूरी कितनी है, स्मॉल x, और इस छड़ की लघु अवयव की लंबाई कितनी है, dx है। ठीक है, अब देखिए मान लेते हैं यह लघु अवयव पॉइंट P पर d थीटा कोण बना रहा है। कितना कोण बना रहा है, d थीटा, और OP से, ये जो लाइन है इससे कितना कोण बना रहा है, थीटा कोण बना रहा है। ओके, इस छड़ का जो ऊपरी सिरा यानी कि B है वह पॉइंट P पर एक मिनट, यहाँ पे। ओके, यह जो एंगल है वो कितना है, d थीटा है। ठीक है, और यह जो एंगल है, ये जो लाइन है ऊपरी सिरा, वह OP से मान लेते हैं हम लोग बीटा एंगल बना रहा है। कितना एंगल बना रहा है, बीटा। ये पूरा एंगल कितना है, बीटा। ठीक है, और जो निचला सिरा है इस छड़ का पॉइंट P पर मान लेते हैं OP से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ओके, क्लियर है। अब देखिए हम लोग क्या करेंगे, पहले इस छड़ के सूक्ष्म लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे पॉइंट P पर। उसके बाद पूरी लंबाई के कारण हम लोग क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने के लिए समाकलन कर देंगे। ओके, तो देखिए लघु अवयव पर उपस्थित आवेश, तो यहाँ पर देख सकते हैं कितना है, dq है। एकांक लंबाई में कितना आवेश है, लैम्डा, तो dx लंबाई में कितना आवेश होगा, dq, और dq इक्वल हो जाएगा लैम्डा इंटू dx। ठीक है, अब देखिए लघु अवयव के कारण P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ओके, तो यहाँ पे देखिए चूंकि अवयव क्या है, बहुत ही सूक्ष्म है, तो इस सूक्ष्म अवयव को हम लोग बिंदु आवेश मान सकते हैं, और इस बिंदु आवेश के कारण पॉइंट P पर हम लोग वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर सकते हैं। तो देखिए इस सूक्ष्म लघु अवयव के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वह भी क्या होगा, सूक्ष्म होगा, और कितना होगा, dE होगा। ठीक है, तो देखिए
डी ई इक्वल्स टू हो जाएगा स्मॉल के डी क्यू बाई इस लघु अवयव से P की जो दूरी होगी, देखिए यहाँ पर एक, इसको हम लोग P डैश मान लेते हैं, इस लघु अवयव को P डैश मान लेते हैं। तो ओ P डैश एक समकोण त्रिभुज बन रहा है और इस समकोण त्रिभुज में P डैश जो होगा वह क्या होगा, कर्ण होगा। ठीक है, तो अगर इस समकोण त्रिभुज में हम लोग कर्ण का मान लिखें P डैश का, तो कितना हो जाएगा, देखिए लंब कितना है x है और आधार कितना है r, तो कर्ण बराबर होता है अंडर रूट लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर, इसका हम लोग क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा स्मॉल के और डी क्यू की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, लैम्डा डी एक्स, स्मॉल के इंटू लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का जब हम लोग स्क्वायर करेंगे तो यह स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, हट जाएगा और यहाँ पे बचेगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग इस वैद्युत क्षेत्र को दिखाएं, ये वैद्युत क्षेत्र ई हो गया, यही डी ई होगा लघु अवयव के कारण। ठीक है, इस लघु अवयव को हम लोग दो लंबवत घटकों में वियोजित कर सकते हैं, एक x के अनुदिश और एक y के अनुदिश। ठीक है, एक x अक्ष के अनुदिश और एक y अक्ष के अनुदिश। तो देखिए x अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो कितना होगा, डी ई कास थीटा, बिकॉज यहाँ पर जो थीटा है इस एंगल का वैल्यू भी क्या होगा, थीटा ही होगा। ओके, और जो लंबवत घटक होगा वह कितना हो जाएगा, डी ई साइन थीटा। ठीक है, अगर हम लोग पूरी लंबाई के कारण क्षैतिज घटक ज्ञात करें और पूरी लंबाई के कारण ऊर्ध्व घटक ज्ञात करें तो हम लोग क्या करेंगे, समाकलन करेंगे। तो देखिए x दिशा में, x दिशा में, x अक्ष की दिशा में कुल वैद्युत क्षेत्र, x अक्ष की दिशा में कुल वैद्युत क्षेत्र तो कितना होगा, तो Ex इक्वल्स टू हो जाएगा, हम लोग समाकलन करेंगे डी ई कॉस थीटा का। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम वैल्यू रख दें तो समाकलन डी ई का वैल्यू कितना है, स्मॉल के लैम्डा डी एक्स डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम लोग कॉस थीटा का वैल्यू रखें तो देखिए इस वाले समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में इस एंगल के लिए x क्या होगा, लंब होगा और r क्या होगा, आधार, और p डैश क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। तो cos थीटा इक्वल्स टू होता है आधार बटे कर्ण, तो यहाँ पे आधार बटे कर्ण हम लोग लिखेंगे तो Ex इक्वल्स टू हो जाएगा समाकलन के लैम्डा डी एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू आर बाई कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, आर बाई अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ओके, यहाँ से देखिए समाकलन के लैम्डा और आर ये तीनों क्या होंगे, नियत होंगे, तो इनको हम लोग समाकलन से बाहर निकाल लेंगे तो हो जाएगा के लैम्डा आर समाकलन यहाँ से डी एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है तो इस पे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ओके, क्लियर है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग इस समकोण त्रिभुज में देखें तो tan थीटा बराबर हम लोग कितना लिख सकते हैं, समकोण त्रिभुज ओ पी डैश में tan थीटा इक्वल्स टू क्या होगा, तो tan थीटा इक्वल्स टू होता है लंब बटे आधार, तो यहाँ पे लंब कितना है x और आधार कितना है r, तो tan थीटा इक्वल्स टू हो जाएगा x बाई r या x बराबर हो जाएगा r tan थीटा। ओके, हम लोग दोनों पक्षों का क्या करेंगे, समाकलन करेंगे
तो समाकलन करने पर दोनों पक्षों का हम लोग अवकलन करेंगे। तो अवकलन करने पर क्या हो जाएगा, dx इक्वल्स टू आर और सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। ठीक है, हम लोग x का और dx का वैल्यू इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ex इक्वल्स टू हो जाएगा k लैम्डा आर और dx का वैल्यू है r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर और x की जगह हम लोग क्या रखेंगे, r टेन थीटा। तो यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2। क्लियर है, यहाँ तक समझ लीजिए, देख लीजिए एक बार एक सिरे से, क्योंकि मैं इधर मिटाने वाला हूँ, अच्छे से देख लीजिए। ओके, अब यहाँ पे देखिए मैं मिटा दे रहा हूँ, वीडियो पॉज करके आप इसको नोट कर सकते हैं। इसको भी मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, देखिए यहाँ पे देखिए ex इक्वल्स टू कितना है, स्मॉल के लैम्डा इंटू आर। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा। अब यहाँ पे देखिए r स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा है, तो इसमें से हम लोग r स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं। तो अगर हम लोग कॉमन लेंगे तो r स्क्वायर पर पावर हो जाएगा 3/2 और यहाँ पे बचेगा 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे 3/2। आप यहाँ पे देख पा रहे हैं r स्क्वायर को 3/2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा और r पे पावर क्यूब बचेगा। और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, सेक स्क्वायर थीटा के लैम्डा आर। ठीक है, यहाँ से r सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान आर स्क्वायर पे यहाँ पे r पे पावर क्यूब हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की जगह हम लोग लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2। ओके, यहाँ पे देखिए सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 है, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक पर पावर 3, सेक थीटा पे पावर 3। ठीक है, तो ex इक्वल्स टू हो जाएगा k लैम्डा आर इंटीग्रेशन r सेक थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान आर पे पावर क्यूब और सेक क्यूब थीटा, सेक क्यूब थीटा। अब इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं तो देखिए यहाँ पे r है और यहाँ पे r है, r स्क्वायर हो जाएगा और नीचे r पे पावर क्यूब है, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल होगा तो नीचे केवल 1/r बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं k लैम्डा बाई r और यहाँ से देखिए सेक स्क्वायर थीटा है और नीचे सेक क्यूब थीटा है, तो सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा एक कैंसिल हो जाएगा और बचेगा 1/सेक थीटा। तो इंटीग्रेशन हो जाएगा 1/सेक थीटा डी थीटा और 1/सेक थीटा को हम लोग कितना लिख सकते हैं, कास थीटा डी थीटा। ओके, अब बताइए, आप जानते हैं कास थीटा का जो समाकलन होता है वो कितना होता है। एक चीज़ यहाँ पे और ध्यान देते हैं, देखिए हम लोग चूँकि पूरी लंबाई के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कर रहे हैं, x कंपोनेंट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का x कंपोनेंट ज्ञात कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हम लोग पूरी लंबाई के कारण ज्ञात करें तो देखिए यहाँ पर अपर वाला जो सिरा है, चूँकि यहाँ पे हम लोग समाकलन कर रहे हैं किसके सापेक्ष, कोण के सापेक्ष, तो यहाँ पे जो सीमा रखेंगे वह कोण ही रहेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो अपर वाला सिरा है वह OP से कितना एंगल बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है, और जो लोअर वाला सिरा है, ठीक है, वह OP से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा एंगल बना रहा है। ठीक है, तो अगर हम लोग समाकलन करेंगे तो इसका समाकलन होगा अल्फा से लेकर कहाँ तक, बीटा तक। ओके, तो k लैम्डा बाई r और cos थीटा का समाकलन होगा साइन थीटा, लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट बीटा। अगर हम लोग लिमिट रखें तो ex इक्वल्स टू हो जाएगा k लैम्डा बाई r और साइन थीटा की जगह हम लोग बीटा रखेंगे तो साइन बीटा माइनस थीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा, साइन
साइन अल्फा। ये हो गया यक्स घटक, यक्स के अनुदिश घटक। ठीक है, अब इसी प्रकार से हम लोग क्या कौन सा घटक ज्ञात करेंगे, ऊर्ध्व घटक ज्ञात करेंगे। ठीक है, ऊर्ध्व घटक यहाँ पे क्षैतिज घटक हम लोगों ने ज्ञात कर लिया, अब ऊर्ध्व घटक ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेम प्रोसीजर है, इसके लिए भी इधर मैं मिटा दे रहा हूँ। अब बस ध्यान से देखते जाइए और समझते जाइए, केयरफुल्ली देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप सारा यहाँ पे पूरा टोटल डेरिवेशन करा दिया जाएगा। अब देखिए ई वाई, ठीक है, यहाँ पे देखिए इसके वाई अक्ष के अनुदिश जो घटक होगा वो कितना होगा, ई वाई होगा। और यहाँ पे हो जाएगा ई वाई इक्वल टू हो जाएगा समाकलन डी ई साइन थीटा। तो यहाँ पे अगर हम लोग डी ई का वैल्यू रखें तो के लैम्डा डी एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ से साइन थीटा। ओके, डी बराबर हम लोगों ने पहले ज्ञात कर लिया था, मैं मिटा दिया हूँ, आप वीडियो पॉज करके आप देख सकते हैं। अब देखिए यहाँ से के लैम्डा कांस्टेंट हो जाएगा, के लैम्डा, और यहाँ पे हो जाएगा डी एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा। देखिए अब यहाँ से देखिए इस त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में ओ पी पी डैश में थीटा के लिए एक्स क्या होगा, लंब होगा, आर क्या होगा, आधार होगा, और पी पी डैश क्या होगा, कर्ण होगा। तो साइन थीटा बराबर आप जानते हैं क्या होता है, बताओ भाई क्या होता है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब यहाँ पे कितना है एक्स और कर्ण कितना है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे अगर हम लोग आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर या और यहाँ पे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों का पावर अगर हम लोग जोड़ें तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर कितना हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। तो यहाँ से ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा समाकलन एक्स डी एक्स अपान आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर टू द पावर 3/2। ओके, क्लियर है, क्लियर है। अब मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, वाइट बोर्ड छोटा है, मैं मिटा दे रहा हूँ, लेकिन आप वीडियो को पॉज करके इत्मीनान से अच्छे से समझिएगा। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप। ओके, मैं इधर मिटा दे रहा हूँ, तब तक आप उधर देख लीजिए। ओके, देखिए ई वाई इक्वल्स टू कितना है, के लैम्डा। ठीक है, ओके, के लैम्डा, सॉरी यहाँ पे 1 मिनट होल्ड रखिए। अब देखिए अगेन हम लोग अगर इस त्रिभुज में देखें तो x बराबर क्या होगा, आर टेन थीटा, और अगर दोनों साइड का हम लोग अवकलन करेंगे तो फिर वही आएगा डी एक्स इक्वल्स टू आर सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अगर इस वाले समीकरण में हम लोग x का और dx का मान रखेंगे तो ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा इंटीग्रेशन x का मान कितना रखेंगे, आर टेन थीटा, और dx का मान कितना रखेंगे, आर सेक स्क्वायर थीटा टी थीटा, डिवाइडेड बाई हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पे पावर 3/2। ओके, क्लियर है। इधर मैं मिटा दे रहा हूँ, थोड़ा लंबा डेरिवेशन है लेकिन ये बहुत ही बोर्ड एग्जाम के लिए और कॉम्पिटिटिव बेस की अगर मेनली कहें तो यह जो डेरिवेशन है और जो फार्मूला है वह कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं ई वाई इक्वल्स टू के लैम्डा, यहाँ पे देखिए आर इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, के लैम्डा समाकलन आर स्क्वायर और टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान आर स्क्वायर। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, इस समीकरण में x की जगह हम लोग क्या रख देंगे, आर टेन थीटा।
तो अगर हम आर टेन थीटा रखें तो प्लस आर स्क्वायर टेन स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 हो जाएगा। ओके, देखिए के लैम्डा आर स्क्वायर टेन थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान, इन दोनों में आर स्क्वायर कॉमन लेंगे तो आर स्क्वायर पे पावर 3/2 हो जाएगा और यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 हो जाएगा। अब देखिए के लैम्डा आर स्क्वायर टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान आर स्क्वायर पे पावर 3/2 है तो आर पे पावर कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा और 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू हम लोग कितना लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, तो यहाँ पे हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2। ठीक है, आर क्यूब से आर क्यूब स्क्वायर कैंसिल होगा तो के लैम्डा इक्वल टू हो जाएगा इंटीग्रेशन ई वाई इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा इंटीग्रेशन टेन थीटा सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा अपान नीचे एक आर बचेगा और सेक स्क्वायर थीटा पे पावर 3/2 है तो कितना हो जाएगा सेक क्यूब थीटा। अब देखिए सेक स्क्वायर थीटा सेक क्यूब थीटा यहाँ पर एक कैंसिल हो जाएगा और एक सेक थीटा बचेगा ई वाई इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन टेन थीटा डिवाइडेड बाई सेक थीटा इंटू डी थीटा। अब इसका हम लोग समाकलन करेंगे और भी सिंप्लीफाई करके एक स्टेप और सिंप्लीफाई करेंगे, उसके बाद हम लोग समाकलन करेंगे अल्फ़ा से लेकर बीटा तक। ठीक है, ओके, देखिए ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर और टेन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं साइन थीटा अपान कॉस थीटा और 1/सेक थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा डी थीटा। तो कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन थीटा डी थीटा। अब देखिए यहाँ पे साइन थीटा का थीटा के रिस्पेक्ट में समाकलन करना है, कहाँ से कहाँ तक, तो देखिए लोअर इंड कितना एंगल बना रहा है अल्फा और अपर इंड कितना एंगल बना रहा है बीटा, तो टोटल एंगल कितना होगा अल्फा से लेकर बीटा तक, अल्फा टू बीटा। तो यहाँ पे अल्फा से बीटा तक हम लोग समाकलन करेंगे तो के लैम्डा बाई आर और साइन थीटा का समाकलन होता है माइनस कॉस थीटा, लोअर लिमिट अल्फा अपर लिमिट बीटा, ई वाई इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर और माइनस कॉस बीटा माइनस यहाँ पे माइनस कॉस अल्फा। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं के लैम्डा बाई आर और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा कॉस अल्फा माइनस कॉस बीटा। ठीक है, ये हो गया वाई एच के अनुदिश वैद्युत क्षेत्र का घटक। ठीक है, इस पूरी लंबाई के कारण, तो इतना लंबा चौड़ा डेरिवेशन है। आई होप अब थोड़ा बहुत कंफ्यूज होंगे, लेकिन अगर आपको कंफ्यूजन है तो इस वीडियो को कई बार देखें। ठीक है, आपको अच्छे से बिल्कुल समझ आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही स्टेप बाय स्टेप हर एक चीज़ बताया गया इसमें। अब देखिए ओके, मैं सारी चीज़ों को मिटा दे रहा हूँ और बस दो चीज़ें यहाँ पे रहने दूंगा, इसका जो y घटक है और x घटक है। ओके, ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग बात करें पूरी लंबाई के कारण, यहाँ पर अगर हम लोग दिखाएं देखिए, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, देखिए यह आवेशित एक समान रूप से आवेशित छड़ है। ठीक है, यह पॉइंट O है और इस पॉइंट से R दूरी पर ये पॉइंट P है। अपर इंड कितना एंगल बना रहा है बीटा और लोअर इंड कितना एंगल बना रहा है अल्फा। ठीक है,
जो निचला सिरा है वह पी ओ पी से कितना एंगल बना रहा है, अल्फा, और जो ऊपरी सिरा है बी वह ओ पी से कितना कोण बना रहा है, बीटा कोण बना रहा है। हमने देखा था कि जो इसकी पूरी लंबाई के कारण जो P पर वैद्युत क्षेत्र का जो x घटक आया था वो कितना आया था, Ex इक्वल्स टू के लैम्डा बाई आर साइन बीटा माइनस साइन अल्फा, और जो लंबवत घटक YH के अनुदिश घटक आया था EY वो कितना आया था, के लैम्डा बाई आर कास अल्फा माइनस कास बीटा। ठीक है, ये दो चीज़ें हुई, ठीक है। चूँकि Ex और EY दोनों एक दूसरे के लंबवत हैं, अगर हम लोग पॉइंट P पर इन दोनों का परिणामी लिखें Ex और EY का, तो चूँकि वैद्युत क्षेत्र एक सदिश राशि है तो इनको सदिश योग के नियम से जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा परिणामी वैद्युत क्षेत्र E। ठीक है, परिणामी वैद्युत क्षेत्र E हो जाएगा। अगर E को हम लोग वेक्टर फॉर्म में सदिश रूप में लिखें तो सदिश E बराबर हो जाएगा Ex I कैप प्लस EY J कैप। ठीक है, अगर इसका हम लोग परिमाण लिखें, परिमाण वैद्युत क्षेत्र E का परिमाण लिखें तो सदिश E का परिमाण जो होगा, क्योंकि Ex और EY एक दूसरे के लंबवत हैं तो इनका जो परिमाण हो जाएगा Ex स्क्वायर प्लस EY स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र E है वह Ex से फाई कोण बना रहा है, कितना कोण बना रहा है, फाई कोण बना रहा है, तब अगर हम लोग लिखें इसे परिणामी का Ex से किस दिशा में होगा तो हम लोग लिख सकते हैं tan फाई इक्वल्स टू हो जाएगा EY अपान Ex। ठीक है, ओके, तो यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी को लेकर चलें, ठीक है, तो चिन्ह परिपाटी के अगर हम लेकर चलें तो यहाँ पर इस क्षण के कारण पॉइंट P पर जो वैद्युत क्षेत्र के घटक होंगे, लंबवत घटक Ex और EY जो होंगे वो कितना होंगे, देखिए यहाँ पे चिन्ह परिपाटी के अनुसार, चिन्ह परिपाटी के अनुसार देखिए OP से नीचे जो कोण है, OP से नीचे जो कोण है उसको हम लोग ऋणात्मक मानते हैं, और OP से ऊपर ये जो लाइन OP है इसके ऊपर जो कोण बनेगा उससे धनात्मक लेने पे, यहाँ पे देखिए अल्फा क्या होगा, ऋणात्मक होगा और बीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। तब Ex बराबर हो जाएगा, देखिए के लैम्डा बाई आर साइन बीटा, ठीक है, माइनस साइन, यहाँ पे अल्फा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, निगेटिव रखेंगे, अल्फा का मान क्या रखेंगे, माइनस अल्फा रखेंगे। तो आप जानते हैं के लैम्डा बाई आर साइन बीटा माइनस साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा। ठीक है, साइन माइनस थीटा बराबर होता है माइनस साइन थीटा, तो यहाँ पे साइन माइनस अल्फा इक्वल टू हो जाएगा माइनस साइन अल्फा। ठीक है, और Ex इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ठीक है, अगर हम लिख से, ठीक है, Ex हो जाएगा। इस चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना होगा, के लैम्डा बाई आर साइन बीटा प्लस साइन अल्फा। ओके, इसी तरह से हम लोग जो ऊर्ध्व घटक है उसको अगर लिखें, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, अगर हम लोग ऊर्ध्व घटक को लिखें तो देखिए EY इक्वल्स टू हो जाएगा के लैम्डा बाई आर। ठीक है, अल्फा की जगह हम लोग माइनस कास माइनस अल्फा रखेंगे और बीटा की जगह हम लोग पॉजिटिव रखेंगे, तो कास माइनस अल्फा माइनस कास बीटा। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा के लैम्डा बाई आर कास माइनस अल्फा कास अल्फा ही होगा और माइनस कास बीटा हो जाएगा।
तो चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो क्षैतिज घटक होगा और के लैम्डा बाई आर इंटू साइन अल्फा प्लस साइन बीटा, और जो ऊर्ध्व घटक होगा वो कितना होगा, के लैम्डा बाई आर कास अल्फा माइनस कास बीटा होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए कुछ विशेष स्थितियाँ हैं जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, 1 मिनट होल्ड रखिए, मैं मिटा दूँ इसे। ओके, देखिए यहाँ पे मैंने डायग्राम बना दिया है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जो हम लोगों ने डेरिवेशन किया है, निगमन जो किया है, एक समान रूप से आवेशित छड़ के कारण जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है पॉइंट P पर, अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी नहीं यूज करते हैं तब Ex का मान जो होगा, क्षैतिज घटक का जो मान होगा, वह के लैम्डा बाई आर इंटू साइन बीटा माइनस साइन अल्फा के बराबर होगा, और जो ऊर्ध्व घटक होगा Ey के लैम्डा बाई आर इंटू कास अल्फा माइनस कास बीटा के बराबर होगा। अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी का यूज करते हैं तो नीचे जो एंगल बन रहा है, नीचे जो कोण बन रहा है अल्फा वो ऋणात्मक होगा, और जो ऊपर वाला जो कोण बन रहा है वो धनात्मक होगा। अगर अल्फा को ऋणात्मक और बीटा को धनात्मक लेंगे तब जो क्षैतिज घटक होगा वो के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन बीटा हो जाएगा। ओके, और जो ऊर्ध्व घटक होगा वह के लैम्डा बाई आर कास अल्फा माइनस कास बीटा हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग डिस्कस करेंगे कुछ विशेष स्थितियों के बारे में। ठीक है, कुछ विशेष स्थितियों में इस छड़ के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो यहाँ पे देखिए पहला है छड़ के लंबार्धक पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, मान लीजिए इस छड़ है और इसका ये लंबार्धक है, अगर इसके लंबार्धक पर इस छड़ से r दूरी पर कोई पॉइंट P है तब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे अगर पॉइंट P लंबार्धक पर स्थित होगा तो इस स्थिति में अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। ओके, अल्फा किसके बराबर हो जाएगा, बीटा के बराबर हो जाएगा। और तब हम चिन्ह परिपाटी लेकर चल रहे हैं, ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है, तब Ex बराबर जो होगा, ओके, Ex बराबर हो जाएगा के लैम्डा बाई आर इंटू साइन, देखिए यहाँ पे साइन अल्फा, ओके, साइन अल्फा हो गया, प्लस यहाँ पे देखिए साइन बीटा, तो बीटा की जगह कितना हम रखेंगे, अल्फा रखेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा साइन अल्फा। क्लियर है। अब देखिए के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा कितना हो जाएगा, 2 साइन अल्फा, या लिख सकते हैं 2 के लैम्डा बाई आर साइन अल्फा। ठीक है, यहाँ से Ex हो जाएगा। अगर मान लीजिए इस छड़ की पूरी लंबाई कितनी है, L है, स्मॉल l है, तो इसकी आधी लंबाई कितनी होगी, L/2 हो जाएगी, L/2। ओके, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पर हम देखें तो अल्फा के लिए L/2 क्या होगा, लंब होगा, और R क्या होगा, आधार होगा। ठीक है, तो अगर हम लोग इस समकोण त्रिभुज में देखें, इस वाले समकोण त्रिभुज में, तो साइन अल्फा इक्वल टू हो जाएगा, देखिए 2 के लैम्डा बाई आर, और साइन अल्फा की जगह हम लोग लिख सकते हैं लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना है, L/2, और कर्ण कितना है, तो ये हो जाएगा √r² प्लस L/2 का स्क्वायर। ओके, इसको हम लोग और सिंप्लीफाई करते हैं, तो देखिए सिंप्लीफाई करेंगे तो Ex बराबर हो जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर इंटू L/2, और ध्यान दीजिए यहाँ पे r² प्लस L/2 पे पावर स्क्वायर है। ठीक है, तो L/2 का होल स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, √r² प्लस L² स्क्वायर रूट में। ओके, यहाँ से हो जाएगा 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो के लैम्डा बाई आर इंटू L/, यहाँ से 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 4r² प्लस L², और स्क्वायर रूट से 4 कॉमन होगा तो 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हो जाएगा पूरा Ex इक्वल टू हो जाएगा के लैम्डा अपान आर इंटू 2L/, √4r² प्लस L² हो जाएगा। इस पॉइंट P पर किसका मान हो जाएगा, Ex का मान हो जाएगा। ओके, इसी तरह से अगर हम लोग Ey ज्ञात करें तो Ey इक्वल टू कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई आर। ओके, अब देखिए यहाँ पे कास अल्फा है, ठीक है, तो ये कास अल्फा हो गया,
माइनस कास बीटा, तो बीटा की जगह हम लोग क्या रखेंगे, अल्फा रखेंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा माइनस कास अल्फा। ठीक है, कास अल्फा माइनस कास अल्फा क्या हो जाएगा 0, ई वाई क्या हो गया 0 हो गया। परिणामी वैद्युत क्षेत्र जो होगा E वो कितना हो जाएगा अंडर रूट EX² प्लस EY²। ठीक है, EY का वैल्यू 0 है तो किसके बराबर हो जाएगा EX के, और EX कितना है, EX कितना है 2k लैम्डा बाई आर इंटू यल अपान अंडर रूट 4r² प्लस L²। ओके, क्लियर है। यहाँ पे जो कुल वैद्युत क्षेत्र होगा वो केवल क्षैतिज घटक के कारण होगा, ऊर्ध्व घटक के कारण नहीं होगा, यानी कि परिणामी जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी दिशा ये लंबार्धक की जो दिशा है उसी के अनुदिश होगी। क्लियर है। ओके, अब हम नेक्स्ट कंडीशन नोट करते हैं, इसे मैं मिटा दे रहा हूँ। ओके, देखिए नेक्स्ट कंडीशन है, यदि छड़ की लंबाई क्या हो अनंत हो, यहाँ पे यदि छड़ की लंबाई क्या हो अनंत हो तब क्या होगा। देखिए अगर छड़ की लंबाई अनंत होगी तो यहाँ पे बीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा, और अल्फा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इस स्थिति में अगर हम चिन्ह परिपाटी वाला फार्मूला यूज करेंगे तो EX बराबर हो जाएगा k लैम्डा बाई आर। ओके, अगर छड़ की लंबाई अनंत होगी, ठीक है, यहाँ से बहुत दूरी तक हो और नीचे ऊपर बहुत ज़्यादा ऊपर तक हो, तो बीटा का वैल्यू 90 डिग्री होगा और उसके साथ साथ अल्फा का वैल्यू भी कितना होगा 90 डिग्री होगा। ओके, तो देखिए अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी वाला फार्मूला यूज करें तो जो क्षैतिज घटक होगा वो कितना होगा k लैम्डा इंटू साइन अल्फा है, तो साइन अल्फा की जगह हम लोग कितना रखेंगे 90 डिग्री, प्लस साइन बीटा, तो बीटा की जगह हम लोग कितना रखेंगे 90 डिग्री, तो साइन 90 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए k लैम्डा बाई आर, साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 1, और यहाँ पे साइन 90 डिग्री का वैल्यू भी कितना होगा 1, तो 1 + 1 हो जाएगा EX का वैल्यू 2k लैम्डा बाई आर, EX का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब देखिए अगर हम लोग ऊर्ध्व घटक ज्ञात करें EY, तो चिन्ह परिपाटी वाला फार्मूला यूज करने पर cos 90 डिग्री माइनस cos बीटा है, बीटा का वैल्यू भी कितना है 90 डिग्री, और आप जानते हैं cos 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है 0 होता है। ठीक है, तो यहाँ cos 90 डिग्री माइनस cos 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, टोटल कितना हो जाएगा 0। ठीक है, अब देखिए पॉइंट P पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वो कितना हो जाएगा अंडर रूट EX² प्लस EY², चूँकि EY 0 है अतः EX जो वैद्युत क्षेत्र होगा वह E के बराबर हो जाएगा, और E कितना है 2k लैम्डा बाई आर है। क्लियर है, 2k लैम्डा बाई आर। यदि छड़ की लंबाई अनंत हो तो P पर जो वैद्युत क्षेत्र का मान होगा वो कितना हो जाएगा 2k लैम्डा बाई आर हो जाएगा, जहाँ लैम्डा क्या है इस छड़ का रेखीय आवेश घनत्व। ओके, क्लियर है, देख लीजिए और नोट कर लीजिए। नेक्स्ट कंडीशन हम लोग नोट कर लेते हैं। नेक्स्ट कंडीशन, ओके, तीसरा कंडीशन देखिए, लास्ट कंडीशन है, यदि पॉइंट P छड़ के किसी एक सिरे की ओर स्थित है, ठीक है, या तो सबसे नीचे वाले सिरे की तरफ स्थित है या तो सबसे ऊपर वाले सिरे की तरफ स्थित है, तो इस कंडीशन में देखिए अल्फा का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा 0 डिग्री हो जाएगा, और जो बीटा का मान होगा वो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो जाएगा। तब अगर हम लोग चिन्ह परिपाटी वाला फार्मूला यूज करें तो EX बराबर हो जाएगा, यहाँ पे देखिए EX बराबर हो जाएगा k लैम्डा बाई आर साइन अल्फा, साइन अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना है 0 डिग्री, प्लस साइन बीटा, बीटा का वैल्यू कितना है 90 डिग्री। ओके, साइन अल्फा का वैल्यू कितना हो जाएगा, सॉरी साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना 0, और साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना 1, तो यहाँ से हो जाएगा k लैम्डा बाई आर EX का। ठीक है, क्षैतिज घटक हो जाएगा। अगर हम बात करें ऊर्ध्व घटक की तो इसका भी हम लोग चिन्ह परिपाटी वाला फार्मूला यूज करेंगे। देखिए ऊर्ध्व घटक का फार्मूला क्या है k लैम्डा बाई आर cos अल्फा माइनस cos बीटा। ठीक है, तो cos अल्फा, अल्फा का वैल्यू कितना 0 डिग्री, माइनस cos बीटा, बीटा का वैल्यू कितना 90 डिग्री। ठीक है, cos 0 डिग्री का वैल्यू होता है 1 और cos 90 डिग्री का वैल्यू होता है 0,
तो यहाँ पे हो जाएगा के लैम्डा बाई आर, यह हो गया ई वाई का वैल्यू, ठीक है, ऊर्ध्वघटक। अगर पॉइंट पी पर हम लोग परिणामी क्षेत्र की बात करेंगे तो ई इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट ई एक्स स्क्वायर प्लस ई वाई स्क्वायर। यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे इन दोनों को देखिए, तो ई एक्स बराबर क्या है, ई वाई, ठीक है। यहाँ पे ई एक्स और ई वाई दोनों बराबर है, तो हम लोग लिख सकते हैं ई एक्स स्क्वायर प्लस ई एक्स स्क्वायर या 2ex स्क्वायर। यहाँ से ई एक्स हम लोग स्क्वायर रूट से बाहर लेंगे तो क्या हो जाएगा ई एक्स अंडर रूट 2, ठीक है। और परिणामी वैद्युत क्षेत्र ई बराबर हो जाएगा के लैम्डा बाई आर अंडर रूट 2। यहाँ से ई एक्स का वैल्यू कितना है, के लैम्डा बाई आर, तो ई एक्स अंडर रूट 2 है परिणामी वैद्युत क्षेत्र, तो ई एक्स का वैल्यू कितना है, के लैम्डा बाई आर इंटू अंडर रूट 2। तो पी पर जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा वह ई एक्स और ई वाई दोनों के सदिश योग के बराबर होगा, यानी कि यहाँ पे होगा, ये हो गया ई। अब बात करें, चूँकि ई एक्स और ई वाई दोनों बराबर हैं, तो यह जो परिणामी वैद्युत क्षेत्र होगा ई एक्स और ई वाई दोनों से बराबर कोण बनाएगा, और कितना कोण बनाएगा, अल्फा, 45 डिग्री, ठीक है। आप सदिश योग में इसको जान जाएंगे। अगर दोनों ई एक्स और ई वाई दोनों दोनों बराबर हैं तो इनका परिणामी जो होगा वह किसी भी सदिश के साथ 45 डिग्री का कोण बनाता है। ये आप सदिश विश्लेषण में पढ़े होंगे। ओके, क्लियर है। आई होप आज का ये डेरिवेशन बहुत लंबा हो गया है, बहुत लंबा नहीं, इनफैक्ट यह जो डेरिवेशन है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स के लिए उतना नहीं, लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो मेरे साथ आज की इस वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।